तो उन्होंने एक गेम खेला प्लानिंग के तहत। मुझे समय इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैंने मेरे पे प्रेशराइज़ किया, तो 1 से डेढ़ साल मेरे को घर जमाई बना के रखा गया। तो मेरे ऊपर भी उन्होंने केस डाल दिया 2015 में। ये जो गहने जेवर थे वो गुड़गांव में किसी सोनार की दुकान पे बेच के और उसको पैसे भेज दिए उसने। ओके, नमस्कार दर्शकों, जस्सी मीडिया ग्रुप में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दर्शकों, फिलहाल की हम बात करें जींद के अंदर हम मौजूद हैं। आप पीछे ये देख रहे होंगे महिला विकास मंच, इसके ऑफिस में अभी फिलहाल हम मौजूद हैं। और यहाँ का जो अध्यक्ष है, महिला विकास मंच का जो अध्यक्ष है, उनका हमारे पास फोन आता कि दरौदी गांव से कोई मामला आया है उनके पास पुरुष उत्पीड़न का। बताया जा रहा है कि जो पुरुष है, एक नाम बताया जाए प्रदीप का कोई फैमिली मैटर है, उनका एक जो पति पत्नी का कोई आपस में कोई मामला है, उसको लेकर के उन्होंने बुलाया है। और जो प्रदीप है, उसका फादर भी है, वो भी मीडिया के सामने आकर अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। वो क्या मामला है पूरा, हम वो बातें प्रदीप से भी पूरी बातें पूछेंगे, उनके फादर से भी करेंगे। और आज पूरी पंचायत दरौदी गांव के जो गणमान्य लोग हैं, जो पंचायती लोग हैं, वो भी प्रदीप के साथ में आए हुए हैं। क्या प्रदीप सही है या गलत है, और कोशिश करेंगे हम, अगर हमारी ये वीडियो जो दूसरा पक्ष है वो भी अगर देख रहा हो, तो हम उनको भी उनकी भी हम बाइट लेने का काम करेंगे, उनकी भी जो सच्चाई है वो भी हम दिखाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल हम जो महिला विकास मंच का ऑफिस है, उनके अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे, प्रदीप से भी बातचीत करेंगे, और जो उनके फादर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पूरी पंचायत से हम पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, इस मामले की सच्चाई क्या है। तो आओ चलते हैं, एक बार करते हैं उनसे बातचीत। हाँ जी, अध्यक्ष जी बताइए, आज आपने यहाँ महिला विकास मंच के दफ्तर में जो मीडिया को बुलाया है, क्या उद्देश्य है आपको बुलाने का? नमस्कार जी, मैं सुमित पांचाल, जिला जींद महिला विकास मंच से अध्यक्ष। और आज ये अपने प्रदीप जी हैं नरवाना से। ये बहुत मतलब पुरुष कहते हैं ना, महिला उत्पीड़ित होती है, ये पुरुष उत्पीड़ित है सर। ठीक है, आजकल की महिला भी पुरुषों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही हैं। आज मैं प्रदीप जी को मैंने फोन करके बुलाया, सर जी आप एक बार आओ और हमारे मंच की सहायता करेंगे हम लोग आपके साथ मिलके। और प्रदीप जी एक बार बताइए, आपके साथ स्टार्टिंग से बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ एक बार। नमस्कार सर जी, सभी मीडिया परिवार को नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं गांव दरौदी से बिलोंग करता हूं। मेरी शादी 25 मार्च 2010 को हिसार में हुई थी, कैमरी रोड पे। हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पास भी अच्छा बिजनेस था, दुकानें थी, मोबाइल, गाड़ियां, सब कुछ थी, बाइक वगैरह सब चीज़ें अच्छा था जो भगवान का दिया हुआ होता है। लेकिन कुछ धीरे धीरे अपना फैमिली के साथ मनमुटाव हुआ, कुछ अपना रिलेटिव को लेके। तो उन्होंने फर्स्टली मेरे को अपने माता पिता से अलग किया, जो मेरी सास है उन्होंने मेरे को अलग किया। और धीरे धीरे मेरे से जितना भी हो सका उन्होंने पूरा पैसा भी, गाड़ियां भी, दुकान बेच के, सब चीज़ बेच के उसने अपना घर बनवा लिया। दुकान किस चीज की थी जी आपकी? दुकान जी हमारी एक मोबाइल की दुकान थी, एक डीजे की थी, और एक मिठाइयों की दुकान थी हमारी। जी गाँव में थी? हाँ जी, गाँव में थी। और मेरा खुद का जो एक बिजनेस था, नाइसर ग्रीन कंपनी में प्राइवेट बिजनेस था, उसमें भी मेरा वो था। तो इस सीन मेरा अच्छा प्रोग्राम था, जो कुछ है पैसा वैसे को लेके। तो उन्होंने एक गेम खेला प्लानिंग के तहत। मुझे इस समय इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैं उनके उस गेम में फंसता चला गया। उन्होंने खेला गेम? मेरी सास और मेरे ससुर ने मिलकर। तो वो इनकी सास है ना, वो इसकी अपनी बेटी का साथ दे रही है सर। ठीक है, जो सास अपनी बेटी का साथ दे, माँ अपनी बेटी का साथ देगी ना सर, वो घर कभी नहीं बसता। फर्स्टली उन्होंने मेरे को अपने माँ बाप से अलग किया। मेरे को घर से बोला कि आपको अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना, मेरी बेटी को लेके दूसरी जगह रहो। तो टॉर्चर किया गया था आपको अलग रहने के लिए? टॉर्चर तो नहीं, प्रेशराइज किया गया था कि ऐसा ठीक नहीं है, मैं वहाँ नहीं रखूंगी, अगर आपको बसानी है तो दूसरी जगह लो उसको। तो फिर उसी ने, मेरी सास ने मेरे को गाँव भूना में, डुल्ट गाँव एक, वहाँ पे किराए के लिए मकान दिलाया। 1 डेढ़ साल तक मैं वहाँ पे रहा। तो 2012 में मेरे वाइफ को एक डिलीवरी हुई, लड़का हुआ उसमें, अरमान, 25 सितंबर 2012 को। तो वो डिलीवरी मैं बोल रहा था कि मेरे गांव में करा लो, माँ बाप भी हैं, बहन भी है, सब वहीं आ जाएंगे। लेकिन उसने मना कर दिया, बोले नहीं मैं हिसार में डिलीवरी कराऊंगी। तो हिसार में कैमरी रोड पे उसकी एक डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, वहाँ पे डिलीवरी हुई। उस समय लड़की ने जन्म लिया। तो लड़का उसमें बिल्कुल ठीक ठाक था, और उसका जो भी 6-7 महीने का रहन सहन था वो वहीं हिसार में रहा। तो उन्होंने घर नहीं भेजे, मेरे माता पिता लेने के लिए आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम वहाँ नहीं भेजेंगे, इसको यहीं रहने दो। उस समय फिर उन्होंने मेरे पे प्रेशराइज किया, तो 1 से डेढ़ साल मेरे को घर जमाई बना के रखा गया। उसमें मेरे पास गाड़ियां थी, बाइक भी थे। तो उन्होंने धीरे धीरे मेरी गाड़ी बेच दी, अपना मकान का काम शुरू करवा लिया। पुराना मकान था, जो पुराना मकान उसने गिरवा दिया मेरी सास ने, हिसार में जो रहते थे जिस घर में। तो जितना मेरे पास पैसा था, प्रॉपर्टी का जो भी था, जितना कमाया था मैंने, सब मैं साथ में लेके गया हुआ था।
तो उसने अपना घर बनवा के सारा तोड़ ताड़ के बिल्कुल नए सिरे से घर बनवा लिया, और वहाँ पे बोले अब यहीं पे काम कर। तो वहाँ पे मेरे एक गोलगप्पे की दुकान शुरू करवाई उसने, बोले यहाँ दुकान है, काम अच्छा चलेगा। तो प्रदीप जी, एक बात पूछना चाहूंगा बीच में। हम्म, जैसे आप कह रहे हो आप पैसे लेके गए थे वहां, जी तो जी। उन्होंने आपसे पैसे मांगे होंगे, जबरदस्ती तो नहीं की आपसे? नहीं नहीं, उन्होंने पैसे मांगे कि बेटा अभी हमारी हेल्प कर दो, अच्छा। 2015-16 में तुम्हारे पिताजी यानी कि मेरे ससुर हैं वो रिटायर होंगे, आपका फिर हिसाब किताब कर देंगे, हेल्प के क्योंकि तौर पे आपसे हाँ पैसे लिए थे? एक हेल्प के जी तौर पे पैसे दिए गए जी थे। और मैंने भी उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट की कि एक टाइम किसी पे ना भी हो तो हेल्प करना कोई देखो बुरी बात नहीं बिल्कुल है। सही बात। तो मैंने अपने एक रिलेटिव में उनका मान सम्मान रिस्पेक्ट करते हुए उनकी पूरी हेल्प की, जहाँ जितना हो सकता तो मैंने हाँ, किया। जो रिश्तेदारी के माध्यम से करते हाँ, थे, एक दूसरे रिश्तेदारी का के सहयोग हाँ माध्यम करते से। हैं, वैसे ही किया है। मैंने उनका पूरा सहयोग किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का नाजायज फायदा उठाया। तो मेरे पेरेंट्स लेने के लिए आए तब भी नहीं भेजा, मेरे को 1.5 साल घर जमाई बना के रखा गया उन्होंने। तो फिर उसके बाद जब मेरे पास कुछ नहीं रहा, दुकान मेरी ठप होगी, सब चीज़ होगी, दुकान गांव में बिल्कुल काम बंद हो गया मेरा, दुकानें बेच दी, गाड़ी बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो फिर उन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करना। तो उस चीज़ की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिर अपने घर वालों को बताई, घर वाले पंचायत लेके आए, फिर मेरे को और मेरे बच्चों को वहाँ से लेके आई सास से। फिर मैंने गांव में दोबारा दुकान शुरू की, फिर दोबारा उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया कि बेटा आज इतने भेज दे, आज इतने भेज दे। फिर भी भेजे आपने? फिर भी मैंने उसके पास की, मम्मी जी मेरे पास है नहीं, जितना जितना मैंने अपने इधर उधर से उधार लेके दुकान का काम शुरू किया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि किसी तरह मेरे पे एलिगेशन लगा के 2015 में एक फाल्स से एलिगेशन लगा के कोर्ट में केस कर दिया मेरे ऊपर। क्या एलिगेशन था? किस चीज उसमें का 498 का, मारपीट का, डीवी का, और ये ऐसे कई धाराएं उसमें लगा के 306, 506। मेरे पास उसका अभी नोटिस भी रखा हुआ है। आपकी मिसेज ने लगाया आपकी? नहीं, मेरे मिसेज देखो इसकी उसमें मिसेज इन्वॉल्व नहीं ने थी, वो तो सब दिखाई भी नहीं दे रही कहीं। वो उसमें कहीं भी इसकी इन्वॉल्व सास नहीं कर रही थी। है जो भी कर रही है। मास्टरमाइंड वही है सारे हाँ, कुछ? सारे सब मास्टरमाइंड उसमें। मेरी सास आपकी है। मिसेज का क्या कहना है इस मुद्दे में सारे? मेरी मिसेज चुप रहते, वो वही उसको कहती है सर आगे जो नहीं आने दे उसकी रही। माँ उसके बाप बोलेंगे, वो वही कर रही है। उसको भी प्रेशराइज किया जाता है कि एक अगर बात और है सर, आपको- जो इसकी सास है ना, इसके हस्बैंड मतलब जो इसके ससुर जी, वो भी खुद घर जमाई रह रहे हैं। वो पहले तो रहने वाले तो टोहाना के हैं, ठीक है, उन्होंने- लेकिन वो घर जमाई रह रहे हैं अपने आप वहाँ। कैसे जानते हो? इन्हें नहीं, बताया मैंने सर इनको वो। अपनी सारी वो बताई है, उसके बाद डिटेल्स क्या? बताई उसके बाद है। क्या? जो मेरे ससुर हैं वो भी घर जमाई रह रहे हैं वहाँ पे। जो मेरे से बड़ा दामाद है, उन्होंने 2011 में उस पर भी केस किया हुआ है, मेरे ससुर पे केस किया हुआ फर्स्टली। जो मेरे से बड़ा उनका दामाद है उस पर केस किया हुआ है, उससे छोटा उस पर केस चल रहा है। लास्ट एक मैं बचा हुआ था तो मेरे ऊपर भी उन्होंने केस डाल दिया 2015 में। ये उनका चौथा केस था पारिवारिक। उनका ये कंटिन्यू एक परंपरा बनी हुई है कि इनको किसी न किसी तरह जो महिला पीड़ित के लिए हित में कानून बनाए गए हैं कि उनको इंसाफ मिले, उन कानूनों का उन्होंने मिस यूज किया। और हो जाता है, देखो मियाँ बीवी में हर घर में तू मैमा होती है, लेकिन उन चीज़ों को घी में कहते हैं आग में घी डालने का काम किया है, ऐसा काम मेरी सास ने किया। और उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग लेके मुझे ब्लैकमेल करती आ रही है पिछले 13 सालों क्या से। रिकॉर्डिंग होगी? रिकॉर्डिंग जैसे एक दो बार मेरी वाइफ कुछ अडल्ट्री में मिस वो पकड़ी गई थी, तो मैंने उनके घर को वो रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दी थी। इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ मैंने अपने परिवार को बताया, उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का मिसयूज किया। उन्होंने रिकॉर्डिंग को बोला नहीं ये तुम्हारी फाल्स रिकॉर्डिंग है, हम नहीं मानते, हम तेरे ऊपर ही उल्टा एलिगेशन लगा देंगे। तो उन्होंने मेरे को उल्टा उस केस में फंसा दिया, और 6-7 महीने मेरी वाइफ मेरे बच्चे को अपने घर बैठा के रखा। आपकी बीवी क्या बोली जब आप मतलब एक्स्ट्रा में बैठे नहीं, थे? उन्होंने कोई बात नहीं करने दी। हम जब भी जाते हैं मेरी पत्नी से बात नहीं करने देते, वो ना ही मेरे बच्चों से ना ही पत्नी से। तो फिर मैं पंचायत लेके भी गया काफ़ी बार, 2 बार। तो पंचायत में वो एक ही डिमांड करती थी कि 1 लाख रुपए दे दो और बच्चों को ले जाओ, 1.5 लाख रुपए दे दो। ये मेरी सास सुविधा वो बार बार यही डिमांड करती थी। वो पंचायती अब भी मौजूद है यहाँ पे। किस चीज के लिए राशि मांगती है वो? वो वैसे पैसे कि बच्चे को अगर लेके जाने हैं तो मेरे पैसे दे दो 1-1.5 लाख रुपए और बच्चे ले जाओ। आपने कोई कानून का सहारा नहीं लिया कोई समझा? नहीं, उस समय मैंने अपने परिवार से बात की, पंचायत से बात की। देखो पंचायत से बढ़कर मैं नहीं चाहता कि पारिवारिक इनके पिताजी सामाजिक खुद एक्स सरपंच बता रहे एक्शन सर। होता है वो सबसे पहले पंचायत के थ्रू होता है, पारिवारिक के पंचायत में हो जाए जो कुछ सोल्यूशन हो जाए। लेकिन उनकी ऐसी डिमांडें बढ़ती गई। 2015 में किया, फिर 2-3 साल सही रहे, फिर मैं गुड़गांव अपना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा। फिर वहाँ फिर उनका आना जाना रहा। जब भी मेरे साथ आती तभी हमारे बीच में झगड़ा पैदा कर देती। और आपकी फिर तरफ से आपकी बीवी है या आपके माता पिता तरफ से उनको कोई चोट पहुंचाया गया हो? नहीं, आज तक उनको हमारे प्रताड़ित किया गया हो? नहीं, आज तो देखो मेरी शादी को 13 साल हो गए। अगर मैं उनके साथ मारपीट करता, किसी तरह से दहेज की डिमांड करता या प्रताड़ित करता, क्रूरल्टी करता उनके साथ, तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, चोट के निशान होने चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए कि मैंने उनसे दहेज मांगा है किसी चीज से।
लेकिन ऐसा उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, जिस कारण वो 2015 के कोर्ट केस में वो फेल हो गए थे और वो हमारे पक्ष में फैसला हो गया था उसका। लेकिन अब फिर 2021 में मेरी मिसेज थी, वो थोड़ा अडल्ट्री में पकड़ी गई थी, उसके व्हाट्सएप चैट्स। हाँ, 2021 की बात है ये। तो उसका जीजा एक वे बी फार्मा के पेपर में उसमें वो करता है कि एजेंट बना हुआ है कि 10-20 में लड़के दे देता हूँ, तो उसमें कमीशन रोल होता है उसका। तो उसने मेरी सास को बोला कि प्रदीप का फॉर्म भरवा दो, मेरा नाम प्रदीप है, कि हमारे केस पूरे हो जाएंगे और इतने लड़के हमने देनी है। तो उसने 25,000 में मेरे मिसेज से बात की, मैंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, ना मेरे पास पैसे ना मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ 12 घंटे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वो क्या किया उसने, मेरी सास ने मेरे मिसेज पे प्रेशराइज किया और उसके जीजा ने किया। तो उसने क्या किया, पीछे से अपने जो गहने जेवर थे वो गुड़गांव में किसी सुनार की दुकान पे बेच के और उसको पैसे भेज दिए उसने। वो गहने जेवर आपके थे? नहीं, वो हमारे परिवार उसी के थे, मेरे मिसेज के थे आपके? तो वो बेच के आ गई और बेच के उसके जीजा को पैसे दे दिए और उसने मेरा फार्म भर दिया। मैं जैसे ही पेपर देने 24 अगस्त 2021 को पेपर देने के लिए गया, मैं रोपड़ पंजाब में मेरा सेंटर आया, तो मेरे पीछे से मेरे मिसेज को उसने बुला लिया घर हिसार में, मेरी सासू ने, जो मेरी सास लगती है सविता। तो वहां पे बुलाने के बाद उसने फिर टॉर्चर शुरू कर दिया मेरे को कि हमें इतने पैसे दो, नहीं तो मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी। तो जैसे मैं पेपर दे के 7-8 दिन के बाद आया, तो वो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि मेरे से ऐसे ऐसे पैसे मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो मेरी सिस्टर बोली अब किस चीज़ के पैसे हैं, वो बच्चे उसके पास हैं। फिर बोल रही कि मैं बच्चे तभी भेजूंगी, पैसे दोगे तो। फिर मैंने अपनी सिस्टर से 20,000 रुपये लिए। 20,000 रुपये मैंने रात को, फिर मेरे मैसेज आई लेने के लिए कि मैं अपनी लड़की को भेज रही हूँ, उसको पैसे दे दे और फिर बच्चों को भेजूंगी। उसने बच्चे अपने पास रख लिए और मिसेज को भेज दिया सिर्फ मेरे पास। तो मेरे पास 20,000 रुपए थे। जैसे ही उसने रात को मेरे बच्चे साथ, नहीं आए? नहीं बच्चे नहीं आए वहां से। तो उसने रात को मेरे से पैसे लिए, झगड़ा भी किया कि मेरी बेइज्जती करवा दी, ये करवा दी। उस झगड़े के दौरान देखो मेरे से उसका फोन भी छिटक गया जो टूट गया था उसका। तो उसकी उसने सारी बातें अपने घर वाले, उसको माँ को बता दी, माँ ने वकील को बता दी। फिर वहां से फिर मेरे को टॉर्चर किया गया कि आपने ऐसे ऐसे किया, इसके साथ ये किया वो किया। फिर सुबह सुबह 5 बजे वो पैसे लेके अपने मायके चलेगी, वो अपने जीजा के पास चलेगी 20,000 रुपये लेके। फिर अपने जीजा के पास से 2 बजे वो अपने मायके चलेगी। मुझे पता नहीं, ना मेरे परिवार को पता। हम पूरा गुड़गांव में ढूंढ रहे, पूरे इसमें हिसार में ढूंढ रहे। 2 बजे पता चलते कि वो अपने हिसार आके बैठ गई है साथ। फिर हम पंचायत लेके गए कि ऐसे ऐसे बात है। बच्चे हमने बोली मेरे को 1.5 लाख रुपए दो, मैं तो बच्चों को भेजूंगी। उस टाइम आपकी बीवी घर पे थी या मायके थी? नहीं, वो मायके चले गई थी, पैसे लेके उसी दिन मेरे वो पास एक रात आई थी बस उस समय। आप तीन सारे मुद्दों को ले गए। अब आपकी बीवी से कभी बात हुई कि लाइफ में क्या चल रहा है, आपको घर बसाना है, नहीं ये हालात कैसे एक्चुअली ये कि जो मेरी मिसेज है वो अपने माँ बाप के अंडर में कहने आपने मेरे कभी बात रखी है ऐसे? हाँ, मैंने काफी बार उसको समझाया भी, देखो हमारी जो शादी हो चुकी है, कोई गुड्डा गुड्डिया खेल नहीं है। हमें एक लाइफ स्पेंड करना लंबा, हम अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है जो कुछ है। लेकिन उसने नहीं बोला, मैं तो जो मम्मी पापा बोलेंगे मैं वही करूंगी, मैं उनसे ऊपर कोई नहीं होके जा सकता। उसके माँ बाप ने उसको धमकी दे रखी थी, अगर तू इसके साथ लगेगी तो हमारे आना जाना बंद है तुम्हारा जी। अब जैसे उसने 2021 में आई, फिर मैं पंचायत लेके गया। पंचायत में फिर उसने पैसों की डिमांड की, तो पंचायत ने किसी तरह उससे मना कर दिया कि बार बार हम पैसे लेके नहीं करवा सकते इसको। तो फिर उसने पर्सनली मेरे को फोन किया, मेरी सास ने 2021 में बोला, या तो 50,000, ज्यादा नहीं तो 50,000 दे दे। मैंने कहा मेरे पास नहीं है 50,000। बोला कोई टूम वगैरह रखोगे तो वो दे दे। तो मैंने अपने घर पे बोला, अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को, तो उन्होंने अपने कान के झुमके देके मेरी सास को, तब मेरे बच्चे लेके आए वापिस। कितनी तारीख को, कौन से महीने में? ये नवंबर 2021 की बात है। और फिर अब दोबारा अभी की बात है, अक्टूबर 2022 में दोबारा फिर वो बिना बताए घर पे, मैं ड्यूटी पे गया हुआ था, घर पे कोई था नहीं। मेरी माँ जी कहीं गांव गई हुई थी, मेरे पिताजी गौशाला में गए हुए थे। तो उसने मौके का फायदा उठाया और अपने सामान लेके घर से जितना भी नकदी था, जेवर वगैरह थे, कपड़े थे, यहाँ तक कि मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी सारे और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी सब अपने साथ लेके चले गई। और वहां से जाके मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और वकील से फोन करवा दिया कि 20 लाख रुपए दो और तलाक पे साइन कर दो अगर बच्चे चाहिए। ये आपकी तो बीवी की तरफ से है? नहीं, ये मेरी सास की तरफ से। मेरी बीवी से मेरी कोई बात नहीं हुई। आपकी 2021 से लेकर नवंबर 2021 से वो आई थी। हाँ जी। और 17 अक्टूबर 2022 को गई वो। जी जी। उसके बीच में वो बिल्कुल ठीक रही? ना, बीच में कुछ उसे मनमुटाव 1-2 बार रहे, जैसे उसके कई बार फोन से ऐसे गलत चले उसके। तो मैंने उसके घर वालों को बताया, लेकिन वो बोले अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं गाँव में जाऊंगी। तो वो फिर अपने मतलब 1 साल के अंदर वो अपने मायके गई नहीं? नहीं, मायके नहीं गए, वो मेरे गाँव आ गई।
मैं गुड़गांव रहता था, साथ में रखता था, लेकिन वो अपने गांव आ गई इसमें धरोती में, जहाँ हमारा पैतृक गांव है। तो वहाँ पे 3-4 महीने रही। तो उसके माँ ने बोला कि ये इस घर में नहीं रहेगी, तुम्हारे माँ बाप के साथ, इसका अलग से मकान दिलाओ। तो मेरे पिताजी ने अपना जो पुराना मकान था वो बेच के, कुछ हमने लोन लिया, कुछ ब्याज पे पैसे उठाए, तो वहाँ पे एक 100 गज का प्लाट लिया, उसमें काम शुरू कर दिया। तो उसका जो भी पैसा था, हमें 80-90 हजार जितना था मेरे पास, कुछ मेरे पिताजी के पास था, वो उनके पास था, मैंने अपनी मिसेज को दे दिया कि अब काम शुरू हो रहा है, और जितना भी मजदूर की लेबर वगैरह था आप दे दियो, मैं छुट्टी, अब 2-4 दिन की छुट्टी है, चला जाऊंगा। तो जितना काम मैंने नींव तक ही भरी थी उसकी 90 गज की, और अपना ड्यूटी पे चला गया। जितना पैसा था उसी के पास रखा हुआ था बचा हुआ। तो वो मौके का फायदा उठा के 1 महीने के अंदर 3 बार अपने मायके चले गई, और एक बार उसकी माँ आई। जितना भी सामान था, जितना हो सका, वो धीरे धीरे करके अपना सामान ले जाते गए। फिर फाइनली एक दिन घर पे कोई नहीं था, मैं ड्यूटी पे था, मेरे पिताजी गौशाला में थे और मेरे माँ गाँव गई हुई थी। तो किसी की गाड़ी मंगाकर अपने परिवार से, भाई था कौन था हमें भी नहीं पता, कोई था ही नहीं वहाँ पे घर से, तो सारा सामान डाल के जो बचा हुआ था सब ले गई। तो कभी पहले जाती थी तो घर वालों से मिल बात करके नहीं जाती, मैं अपने पियर जा रही हूँ? नहीं, बीच में बोल के जाती थी, पैसे भी लेके जाती थी, मेरे उस दिन पिताजी बगैर पैसे बताए देते गए थे। आपको? उस दिन वो बगैर बताई गई थी। और एक बात और सर जी, मैंने उनके पास कॉल किया था, वो बोल रहे कि 17 अक्टूबर को जब वो गई है, वो बोल रहे कि मेरे को मार पीट के, कान के पर्दे पार दिए, बहुत मारा पीट के भगाया है। तो क्या आप उस टाइम वहीं थे? देखो जी, मैं उस समय, अक्टूबर महीने की बात है, मैं ड्यूटी पे था गुड़गांव की, और मेरे पास पूरे सबूत एविडेंस है। मैं ड्यूटी पे था, हमारे 12 घंटे की ड्यूटी है, सिक्योरिटी में ड्यूटी करता था, और मेरे पिताजी गौशाला में ड्यूटी करते थे, दूध का काम वगैरह जो भी लेखा जोखा होता था। मेरी माँ जी गाँव गई हुई थी, घर पे कोई नहीं था, उसी का नाजायज फायदा उन्होंने उठाया, पीछे से चले गए। जो ये शायद आपकी आपने वो- पकड़ी थी जी न्यूडली, वो पुरुष कौन था आपको पता है? जिसे हाँ आप बातें हाँ, कर मैं रहे थे? उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरे 2 लड़के गांव से ही हैं और 2 लड़के बाहर के हैं। उनका 4 लड़कों के साथ कुछ अफेयर चल रहा है, और वो 4-5 बार पकड़ी जा चुकी है। जब भी पकड़ी उनके जाती है, कॉन्टेक्ट नंबर भी हाँ, आपके उनके पास? मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एड्रेस भी है। जब भी वो पकड़ी जाती है, उसकी माँ को बता देती है, उसकी माँ उनका नाजायज फायदा उठा के मेरे पे कोर्ट केस की धमकी देने लगती है, और पैसे की डिमांड करती आपके है। पास में सबूत है वो कौन से? चैटिंग वगैरह? हाँ, चैटिंग के मेरे पास सब सबूत हैं। ये भी मेरे पास हर एक सबूत है, चैटिंग का भी सबूत है, उनका मैंने जो उनको पैसे भेजे हैं वो भी सबूत है। ये देखिए, ये यहाँ से देखिए शुरू होता है, जबकि ये लड़का बोलता है अभी कॉल मत करो, ये वीडियो कॉल कर रही है, बोल रहे नहीं अभी कॉल मत करो, पापा है पास में। ये देखिए, ये सब चैटिंग है? ये सब इनकी चैटिंग है, और कई तो ऐसी है कि मैं वो मीडिया के सामने दिखा भी नहीं सकता। आपत्तिजनक कुछ चैटिंग है, सभी चीजें हम शो भी नहीं कर सकते इन चीजों को। और ये पेमेंट वाली है? ये पेमेंट वाली सर? हाँ जी, ये देखिए, ऐसी ऐसी कुछ चैटिंग है जो कि मीडिया में दिखाई भी नहीं जा सकती। इनको मैं देखो अभी आप सबके सामने डिस्प्ले भी नहीं कर सकता हूँ। और ये वो बोलते हैं, जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रखे हैं कि मेरी लड़की को पैसे नहीं भेजता, खर्चा नहीं भेजता। हर महीने 3 महीने वो मेरे से, जो मैंने काम शुरू किया मकान का, 3-4 महीने वो गाँव में आई, तो मैंने प्रॉपर उसको पेमेंट भेजी है। 3 महीने के अंदर 23,000 रुपये अकाउंट में डाले हुए हैं, 3 महीने के अंदर, और कैश दिए अलग से, और जो मकान बना रहे थे उसकी पेमेंट उसके पास अलग से रखी हुई थी। तो ये सारा पैसा लेके फूर होगी, और मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रखी है कि मेरी लड़की को खर्चा नहीं देता था, भूखी थी वो, उसको भोजन कुछ नहीं मिलता था, उसके साथ क्रूरती की जाती थी, प्रताड़ना की जाती थी। ये आपके अक्टूबर मंथ की अटेंडेंस है? हाँ, और जिस महीने में वो गई थी 17 अक्टूबर को, ये देखो मैं ड्यूटी पे था उस दौरान, ये मेरी अटेंडेंस सीट है। और वो बोल रहे हैं सर की मार पीट के भगाई है और वो बोल रहे हैं कि मार पीट के भगाई, तेल लगा के आग लगाना, तेल डाल के आग कान लगाने के की पर्दे कोशिश की फाड़ गई, दिए, कान ये के भी बात पर्दे बोली फाड़ उन्होंने। दिए गए। आपके मम्मी पापा ने किया होगा? नहीं, मम्मी पापा भी वहाँ पे नहीं थे, कोई भी नहीं था उस समय घर पे। उस समय कोई अड़ोस पड़ोस का गवाह है आपके पास? हाँ, सबूत मेरे जो? पास सभी आए हुए हैं, विटनेस जो भी है जब मेरे वो गांव गई, से, जिस मेरे दिन गई थी वो उस पड़ोस दिन से। के? हाँ, सारे गवाह सभी मेरे पास अभी विटनेस आए हुए हैं। हाल फिलहाल स्टेटस क्या है आपके इस पूरे मामले में? देखिए जी, मैं अभी लास्ट एंड फाइनल है, देखो बच्चों का फ्यूचर देख के ये बोलता हूँ कि गलती हो गई, जो भी हो गई, उनसे हो गई, मेरे से हो गई, जो भी गलती है, मैं ये नहीं बोलता कि उसी की गलती है, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ। अगर मेरी गलती है, किसी तरह आप बच्चों को लेके आ जाओ, अपना हंसे खुशी घर बसाओ। तो आप घर बसाना आप चाहते मैं हैं? अभी बसाना घर बसाना चाहते हो? चाहता हूँ, लास्ट एंड फाइनल मेरी यही है। बच्चे पहले भी क्या, यही वो था, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, अभी बच्चे वो घर बैठे हुए हैं 7 महीने से। कितने बच्चे आपके?
मेरे एक लड़का 11 साल का और एक लड़की है मेरी जो 5 साल की है। दोनों बच्चे स्कूल में जाते थे, अब 7 महीने से वो बच्चे घर कौन सी बैठे कक्षा हुए में पढ़ते थे वो यहाँ पे? हैं। ये 5वीं में लड़का था और पहली क्लास में लड़की थी। उनसे बच्चों से कभी बात हुई आपकी? नहीं, वो किसी से भी बात नहीं करने दे रहे। हमें पंचायत लेके गए, पंचायत को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। यहाँ तक कि इतना किया उन्होंने, जो बच्चों इस सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनका कुछ स्टाइफंड जमा होता है बैंक अकाउंट में बच्चों का, वो पैसे भी सब निकाल के ले गई, जिसकी भी हमारे पास प्रूफ हो जा रहा है। हमारा अब आप पे क्या एलिगेशन लगा रखे हैं? अब हमारे ऊपर उसने 498 का दहेज का एलिगेशन लगाया हुआ है, मारपीट का एलिगेशन लगाया हुआ है, खर्चे का एलिगेशन लगाया हुआ है। ऐसे कोई मारपीट वाला ये एलिगेशन 17 नहीं तारीख है। का ही है। हाँ जी, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है जो हम पे नहीं लगाया हुआ। नेक्स्ट तारीख कब की है आपकी? अभी 12 अप्रैल की तारीख है जी। 12 अप्रैल की जी। तारीख है। आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो सरकार ने, प्रशासन ने एक पीड़ित महिला के हित में कानून बनाए हैं, वो उनके हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ लालची महिलाएं हैं जो इन कानूनों का मिसयूज कर रही हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि मेरे जैसे और कोई पुरुष इस दलदल में ना फंसे, इनके स्कंजे में ना फंसे। मुझे किसी तरह इंसाफ दिलाइए और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को किसी तरह से हमसे हमारे पास लेके आइए, उनको मिलाइए। एक बात और बोलिए सर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, देखो आपने प्रदीप भाई की पूरी बात सुनी और इन्होंने लिखित में भी आपको दे दिया है, और आपने शायद इनकी जो सास है उनसे भी बातचीत की हुई। बिल्कुल की थी सर। तो आपको क्या लगता है उनसे क्या बात हुई है और इनकी बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? सर उनसे बात की थी मैंने, उनकी बातों में मैंने बिल्कुल सच्चाई नहीं दिखाई दी। अगर वो सच्चाई होते तो आज वो यहाँ, मैंने उनको यहाँ बुलाया था, ठीक है, उन्होंने आने से बिल्कुल मना कर दिया। अगर वो सही होते अपनी जगह तो आज वो यहाँ होते। उन्होंने बोला कि हमारा तो मैंने वकील कर रखा है, वकील से बात करो, वकील के पास जाओ आप। प्रदीप की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? क्या प्रदीप की बात? इनकी बातों तो सर, मैंने इनकी बातों पर सच्चाई नहीं सर, जो ये इसके पंचायत आई हुई नहीं, इसके गांव बड़े बड़े बुजुर्ग है सर ये, और एविडेंस है, सारे सबूत है इनके पास, गवाह भी हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, इनकी बातों मानेंगे सर। इसके पिताजी एक्स सरपंच हैं, वो भी आए हुए हैं। तो अभी क्या एक्शन लेंगे आप इसमें? एक्शन तो सर एक बार उनसे जाके बातें करेंगे, और ये बता रहे कि वो महिला जो इनकी वाइफ है वो अपनी माँ के पास भी रह रही है। सर 24 तारीख को हमने, किसी ने मैसेज दिया हम लोगों को कि आपकी मिसेज है वो कहीं थर्ड पर्सन के पास गई हुई है, बच्चों को छोड़ के मायके में। तो हमने 1-2 दिन वेट किया और 28 तारीख को हम लोग पंचायत लेके गए हिसार में उनके घर। जैसे पंचायत लेके गए तो उन्होंने दरवाजा लॉक कर लिया पंचायत को देख के, और फोन पे 112 पे डालकर पुलिस को बुला लिया कि देखो हमें मारने के लिए आए हुए हैं। अब जो और देखो, पंचायत सबसे बड़ी चीज होती है, मान सम्मान देना पड़ता है पंचायत को, कोर्ट से भी बड़ी हर चीज से वैल्यूबल होती है पंचायत। बिल्कुल। अब पंचायत को ही उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि मारने के लिए आए, तो आप बताइए तो मेरे को क्या छोड़ेगी वो औरत? मेरे को तो एक से बढ़कर एक एलिगेशन लगाएगी। आपके साथ? हाँ जी, मेरे साथ। आप तो उस टाइम गए उस थे? समय पुलिस आई, 112 पे डायल किया, पुलिस ने भी उनको ही फटकार लगाई है कि कम से कम पंचायत का मान सम्मान रखो, इनकी बातें सुनो, उनको बैठाओ, चाय पानी पिलाओ, कुछ तो सुनो उनकी। अगर आपने तलाक देना, आप तलाक दो, कोर्ट में डालो, इनका क्यों अपमान कर रहे हो? अब जो औरत पंचायत को कुछ नहीं समझती है, इंसान को कुछ नहीं समझती है, तो बताओ मेरे साथ क्या क्या नहीं कर सकती, कितने कितने एलिगेशन नहीं लगा सकती। आप पंचायत ले गए थे क्या? आपकी पत्नी वहां पे थी? नहीं, उसमें पत्नी नहीं थी, वहां पे सिर्फ बच्चे थे। मैंने आवाज दी अपने बच्चों को, बच्चे रोते हुए ऊपर बालकनी से चिल्लाए मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी भी वहां नहीं थी तो दोनों ही चिल्लाएंगे। उसका कोई अता पता कहाँ रहती है वो? नहीं, कहाँ है? देखो इसका हमारे पास अभी कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि अभी हमारी मिसेज कहाँ पे है, लेकिन इतना है कि वो अभी लिविंग इन रिलेशन में रह रही है अपने बच्चों को मायके में छोड़। एक बात और बोलना चाह रहा, क्योंकि अभी हम 28 तारीख को गए थे तो वो वहाँ पे नहीं थी। हमने आस पड़ोस में पूछा, 5-6 दिनों से वो वहाँ नहीं थी। उसके जीजा जी और उसकी बहन उसको लेके गए हुए थे। तो ये तो साबित नहीं करता ना कि आप रिश्तेदारी में कहीं जीजा के पास देखो, रिश्तेदारी में जाना तो बच्चों के साथ लेके जाना, छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल की बच्ची गुड़िया है। अब आप उसको छोड़ के इतने इतने दिन रिश्तेदारी में कैसे रहोगे? या तो फिर आप बच्चों से प्रेम नहीं करते हो। बिल्कुल जी। अगर बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को साथ में लेके जाओगे ना। अगर लिविंग रिलेशन में जाना है, बच्चों को साथ लेके जाओगे तो ऑब्जेक्शन होगा। आप ये खुद समझ, ये तो अभी प्रूव नहीं हो रहा ना कि वो लिविंग। हाँ, वो तो मैं अभी बोलता हूँ, इसका हमारे पास देखो अभी ठोस प्रूफ नहीं है। हम दावा नहीं कर सकते कि वो लिविंग रिलेशन में है। इस चीज का हम प्रूफ जॉब कर रही होगी, जॉब पे गई होगी। नहीं, जॉब भी नहीं है। जॉब का भी हमें पता कर लिया, उस समय जॉब पे नहीं है। हाउसवाइफ थी वो घर पे भी? हाँ, घर पे भी वो घर पे रहती थी नहीं, क्योंकि हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। हमें तो किसी थर्ड पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी वाइफ यहाँ पे नहीं है, वो कहीं तीसरे पर्सन के पास गई हुई है। उसी बेस पे, उसी शक की बुनियाद पे हम उसके घर गए थे पंचायत लेकर।
पंचायत ने भी देखा, वहाँ पे नहीं थी। पुलिस आई, पुलिस ने भी देखा, वो वहाँ पे नहीं थी। और एमसी प्रतिनिधि भी आए वहाँ पे, उसने भी देखा, वो वहाँ पे नहीं थी। और इससे ऊपर प्रूफ बताए क्या दिया जाए कि बच्चों को आपने छोड़ उनसे- के कि वो उनसे कहाँ गई। पूछा घर वालों से कहाँ गई हुई है मेरी बीवी? वो कुछ बताते ही नहीं, स्पष्ट नहीं बता रहे वो कुछ। जवाब तो देना पड़ेगा उनको भी, अगर पूछेंगे जवाब तो कहाँ है देखो वो। जी, ये कोर्ट का मामला कोर्ट देखेगा, पंचायत को तो वो कुछ समझते नहीं है। नहीं सर, उनसे भी जवाब लेंगे हम एक बार, उनसे ही बातें करेंगे, उनकी भी सुनेंगे, क्या पता इनकी भी गलती हो सकता है कहीं ना कहीं ठीक अभी है ना, हमारे पास ठोस उनकी भी नहीं आए। सुनेंगे एक बार, उसके बाद एक्शन लेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर।